अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं ये मॉड्यूल 3। डबल क्लिक मैं इसको करता हूँ। दिस वर्कबुक कंटेन्स लिंक्स और मोड एक्सटर्नल सोर्सेज। अगर कोई लिंक्स लगे हों आपकी एक्सटर्नल शीट के साथ तो इस तरह का मैसेज आ जाता है, लेकिन वो कोई मसला नहीं है। आप अपडेट भी कर सकते हैं, डोंट अपडेट भी कर सकते हैं। मैं डोंट अपडेट कर देता हूँ और ये एक्स्ट्रा मेरे पास टूल्स खुले हुए हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, पहली असाइनमेंट है हमारी मिक्स फंक्शन से रिलेटेड। अब ये हमने स्टार्ट किया है मॉड्यूल 3 और ये वाली शीट जो है वो भी आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ हमने देखने हैं डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शंस और कुछ टेक्स्ट के फंक्शंस भी हैं। तो पहले डेट एंड टाइम के कर लेते हैं। बेसिकली इसमें मैंने एक ग्रुप लगाया हुआ है। ग्रुप लगाने से ये फ़ायदा होता है, जिस तरह हमने सब टोटल में देखा था ना कि सब टोटल जब आप लगाते हैं तो ये प्लस माइनस का साइन भी आ रहा होता है। तो ये देखिए मैंने प्लस किया तो ये सारी डिटेल्स इसकी आ गई। ये ग्रुप्स कैसे लगाने, अगर आप ये लगाना चाहते हैं ख़ुद से तो वही तरीका है ग्रुप्स को ख़त्म करने का। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पहले पूरी शीट को आप सिलेक्ट करें अगर, और डेटा में जाएं तो हम तो सब टोटल में करके रिमूव कर देते ना, लेकिन इसमें तो सब टोटल लगा हुआ ही नहीं है, इसमें ग्रुप्स लगे हुए हैं, सिर्फ टोटल्स नहीं लगे हुए। तो हम अनग्रुप कर देते हैं। वो कहता है अनग्रुप क्या करना है, क्योंकि रोज़ को सिलेक्ट करके हमने ग्रुप किया था, इसलिए हम रोज़ को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये देखें, तो ये बेसिकली अभी अनहाइड नहीं हुआ। ग्रुप्स बेसिकली हाइड कर देते हैं। तो 18 जब भी आपने अनहाइड करना हो ना तो आप देखेंगे कि रो नंबर कौन सा था, ये 18 है, ये 32 है। तो इस रो को इसके नंबर से आपने सिलेक्ट किया और होल्ड करके रख लिया। जिस क्लिक से आपने सिलेक्ट किया उस क्लिक से आपने होल्ड करके रखा उस क्लिक को और नीचे आ गए। तो ये 18 और 32 के दरमियान सब कुछ सिलेक्ट हो गया। ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और इस पर अनहाइड पर क्लिक कर दूँगा, तो ये देखें सब कुछ अनहाइड हो गया। ठीक है। और अगर आप देखें कि रोज़ नंबर पूरे नहीं आ रहे तो आप 18 से लेके 32 तक सिलेक्ट करें, दोनों को किसी दो रोज़ के बीच में जाके डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ग्रुप्स मैनुअली कैसे लगाने वो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। डेट एंड टाइम फंक्शंस, जो हेडिंग का नाम है वो छोड़ के उसके अलावा आपने नीचे वाली रो को सिलेक्ट करके उससे नीचे की तमाम रोज़ को सिलेक्ट करना है। मतलब इस रो पे मैंने क्लिक किया इसके नाम पे, इसके नंबर पे, और फिर जिस एरो से क्लिक किया था मैंने, जिस बटन से क्लिक किया था वो बटन आपने पकड़े रखना है और नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, तो ये सारे सिलेक्ट होते जाएंगे। उसके बाद आप ये सारी रोज़ सिलेक्ट करने के बाद डेटा पे जाएं और कहें कि इन सबको ग्रुप कर दो। इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है एरो पे, बस टॉप पे ही आपने ग्रुप यहाँ से क्लिक कर दिया। ठीक है। अब आप माइनस दबाएंगे तो ये बंद हो जाता है, प्लस दबाते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर इस पर ग्रुप्स अप्लाई करने हैं तो इस पर भी हम टेक्स्ट से नीचे, टेक्स्ट फंक्शंस के टेक्स्ट से नीचे इस रो को सिलेक्ट किया और फिर नीचे आते गए और फिर डेटा में गए और ग्रुप में क्लिक कर दिया। तो माइनस दबाएंगे तो ये बंद हो जाएंगे और प्लस दबाएंगे तो एक्सपैंड हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग भी ये प्रैक्टिस करके देख लें, उसके बाद हम डेट एंड टाइम फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं। ये वर्कबुक भी डाउनलोड कर लें साथ में। अच्छा, अब इस असाइनमेंट में बेसिकली हम कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि डेट एंड टाइम से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से फंक्शंस हैं वो देखेंगे। काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, यहाँ पर फंक्शन का नाम भी लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी यही है, और उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं क्या। ठीक है। तो इस असाइनमेंट में वो कहीं पर भी यूज़ नहीं होंगे, लेकिन आगे जाके काफ़ी सारी सिनेरियोज़ ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह के फंक्शंस की ज़रूरत हमें पड़ती रहती है, तो ये लॉजिक हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास मैनेज करने के लिए कि जी एक डेट पे कोई इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो रही हैं आपकी। ठीक है। और आपने रोज़ाना कैलकुलेट करना है कि यार ये इंस्टॉलमेंट आने में कितना टाइम रह गया। जिस तरह ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपको पता है कि उनकी एक स्पेसिफिक डेट होती है रीपे करने के लिए। अगर आप उस डेट पे
उस डेट से पहले फंड्स अरेंज ना करें अपने अकाउंट में तो आपका चेक बाउंस भी हो सकता है, जो कि बैंक की पेमेंट होगी उसका तो बड़ा इशू हो सकता है। तो आप क्या करते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट्स जिस जिस डेट पे ड्यू होनी है ना वो सारी आपने लिखी होती हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए हो एक्सेल में कि यार रोज़ाना रोज़ जब सिस्टम डेट चेंज हो ना तो उसके हिसाब से डेज़ लेफ़्ट भी कैलकुलेट होते रहे। इस तरह की सिचुएशंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो सिस्टम डेट जो आपकी सिस्टम की क्लॉक में डेट है, अगर आप वो एक्सेल में लेके आना चाहते हैं तो एक बड़ा सिंपल सा फंक्शन है टुडे का, इक्वल्स टू टुडे। अब मैंने TO लिखा लेकिन टुडे नीचे फ्लैश अप हो रहा है तो मैं टैब दबा के ये पूरा फॉलो कर लूँगा। टुडे के फंक्शन में आपने कुछ भी नहीं लिखना होता, जिस तरह की सजेशन दिया हुआ है कि जी साथ ही बंद कर दो ब्रैकेट, बंद ना भी करें एंटर कर दें तो ये बस सिस्टम डेट को इसमें शो कर देगा। तो टुडे का एज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि बस सिस्टम डेट को इसमें ही तो लाना है और क्या करना है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें फिर इसके साथ एसोसिएट की जा सकती हैं जो कि रोज़ाना बेसिस पे अपडेट करने के चीज़ें काम आ सकती हैं। तो एक तो टुडे का फंक्शन हो गया, आज की डेट अगर हमने सिस्टम में लेके आनी है, क्लॉक की डेट सिस्टम एक्सेल में लेके आनी है तो टुडे का फंक्शन है। अच्छा, अगर हमने मंथ अलहदा करना है, कोई डेट है, आज की डेट हो बेशक या फिर कोई भी रिटर्न डेट हो, उसमें लिखा हुआ है 14 अक्टूबर 2017। कई दफ़ा ऐसी सिनेरियोज़ आते हैं जिसमें आपको इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ। तो मंथ क्या है 10, तो हमने ये नंबर निकालना है, तो फॉर्मूला भी यही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इक्वल्स टू मंथ, टैब दबाऊँगा। जब टैब दबाऊंगा तो वो कह रहे हैं कि सीरियल नंबर बताओ जिसमें से मंथ निकालना है। हम कहते हैं इस डेट, ये सीरियल नंबर ही है, इस डेट में से मंथ निकालो, एंटर करें, वो कहता है 10 मंथ है। ठीक इसी तरीके से अगर आपने किसी डेट में से डे निकालना हो तो इक्वल्स टू डे, ठीक है, और इसी डेट को पूरे को सिलेक्ट करेंगे तो डे क्या है 14, तो वो डे में 14 लगा देगा। और इक्वल्स टू अगर ईयर निकालना हो तो ईयर का फॉर्मूला भी है, ये सामने लिखा हुआ भी है कि ईयर भी डेट को सिलेक्ट करें तो वो उसका पूरा ईयर निकाल देगा, ठीक है। अच्छा, अब 14 अक्टूबर 2017 फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 14 अक्टूबर 2017 नहीं लिखा हुआ, हमारे पास लिखा हुआ है मंथ अलहदा। कोई डेटा हमारे पास ऐसा आया जिसमें मंथ अलहदा था, डे अलहदा थी और ईयर अलहदा था, तो हमने इसको डेट में कंबाइन करना है, पूरी एक फुल डेट बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला वही है, इक्वल्स टू डेट, जो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है वही फॉर्मूला, डेट। सबसे पहले वो कह रहे हैं ईयर बताओ, तो हमने कहा ईयर तो हमने ये निकाला हुआ है, कॉमा, वो कह रहे हैं मंथ बताओ, कहते हैं मंथ तो ये सीरियल नंबर है, कॉमा, वो कह रहा है अब डे बताओ, तो हमने डे में ये सिलेक्ट कर दिया, एंटर किया, तो ये 14 अक्टूबर 2017 वापस बना देगा। एक बहुत प्रैक्टिकल इसकी अगर मैं आपको बताऊँ ना इम्प्लीकेशन, तो कई दफ़ा क्या होता है कि आपकी सिस्टम डेट जो है, जब भी नई विंडोज़ हम इंस्टॉल करते हैं तो नॉर्मली सिस्टम डेट आपकी होती है पहले मंथ, अक्टूबर 14 2017 डेट आ रही होती है। वो इसलिए क्योंकि हमने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से सब कुछ सेट किया होता है, और यूएस में फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है मंथ को, फिर डेट को, फिर ईयर को, और हमारे मुल्क में प्रेफरेंस है पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप एक्सेल पे रिकॉर्ड्स सारे बना रहे हो और आपने जनाब डेट चेंज की नहीं, आप अपने हिसाब से लिख रहे हो जी 8 मार्च फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो कह रहे हैं नहीं जी मैं तो 3 अगस्त में डाल रहा हूँ इसको सबको। तो अब जब आप डेट्स कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो एक्चुअली तो वो 8 मार्च को 3 अगस्त गिन चुका होगा। तो इस तरह की डेट्स को करेक्ट करने का तरीका भी यही है कि अगर ये मंथ था, ये डेट थी और ये ईयर था, तो आपने पहले मंथ अलहदा किया, फिर डे अलहदा किया, फिर ईयर अलहदा किया। तो एक्चुअली तो आपने जिस तरीके से अलहदा किया है, फिर डेट में आप उससे ऑपोजिट जोड़ोगे। डेट में हम ईयर कहेंगे ये वाला, मंथ कहेंगे जो डे है एक्चुअली, क्योंकि उल्टा हम लिख चुके थे ना, जो कि डिटेक्ट सही नहीं हो रहा था।
तो हम वापस सही तरीके से करने का ये तरीका है कि पहले उसको स्प्लिट करें सबको और फिर वापस सही तरीके से उसको कर लें। हम मंथ में डे लिख देंगे और डे में मंथ लिख देंगे ताकि आपस में ये दोबारा से रिप्लेस हो जाए। तो बहरहाल अगर ये नहीं भी समझ में आई तो इस तरह के से रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे। हम एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक सेक्शन बनाएंगे इस एक्सेल के कोर्स में जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स डिस्कस हो सकते हैं। तो बहरहाल इनके इंडिविजुअल फंक्शंस तो कोई मसला नहीं है ना। मंथ निकालना है तो सीरियल नंबर को सिलेक्ट किया, मंथ निकाल लिया, डे सिलेक्ट किया तो डे निकाल लिया, ईयर सिलेक्ट किया तो ईयर निकाल लिया। और इसी तरीके से वापस अगर कंबाइन करना है तो एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। डेट हमने कहा जी ईयर निकालना है, पहले ईयर पूछा है, फिर मंथ पूछा है, फिर डे पूछा है। तो हमने कहा ईयर ये है, मंथ ये है और मंथ ये है और डे ये है। तो ये वापस उसने डेट को कंबाइन कर दिया। ठीक है, डेट वैल्यू का हम बाद में देखते हैं। हमने देखा था कि मंथ जब आपने किसी भी डेट से निकालना है तो उसका सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर निकल आता है 10। लेकिन इस मंथ का नाम क्या है? इस मंथ का नाम है अक्टूबर। अगर हमने अक्टूबर का टेक्स्ट निकालना है ना पूरा, तो हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट वाला। ये फंक्शन इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट का फॉर्मूला भी कहते हैं जी वैल्यू। सबसे पहले तो बताओ कि किस में से निकालना है। हम कहते हैं ये वैल्यू है, इसमें से हमने मंथ निकालना है। कहता है अच्छा कॉमा लगाओ, हमने कॉमा लगा दिया। अब वो कह रहे हैं फॉर्मेट बताओ जिस टेक्स्ट में निकालना है। आपको पता है डेट मंथ ईयर का फॉर्मेट जो है ना, जब देखें तो लिखा होता है DD-MM-YY। तो वो MM का मतलब होता है 02 फरवरी या फिर 10, 2 डिजिट्स होते हैं। लेकिन अगर हमने फुल मंथ निकालना हो ना पूरी टेक्स्ट में, तो हम क्या करते हैं MM 4 दफ़ा लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्मेट बताओ, तो हम डायरेक्टली MM भी लिख सकते हैं। लेकिन उसने कहा है जो भी आप MM लिखोगे ना, दैट इज़ कंसिडर्ड एज टेक्स्ट। तो जो भी टेक्स्ट होती है ना एक्सेल में, वो इन्वर्टेड कॉमास में होती है। तो जब भी कहीं फॉर्मूले में वो कहे टेक्स्ट साथ में नाम मेंशन हो जाए, तो आपने याद रखना है कि यार इन्वर्टेड कॉमास तो लगाना ही लगाना है। ये करने के बाद हम कहते हैं MM इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, एंटर कर दिया, ये अक्टूबर की पूरी डेट आ गई। दोबारा से देखते हैं इक्वल्स टू हमने टेक्स्ट करना है। टेक्स्ट में वो कहता है वैल्यू ये है, कॉमा फॉर्मेट क्या है, इन्वर्टेड कॉमास में MM। तो ये अक्टूबर आ गया। अगर मैं इसको 3M कर दूं तो ये देखें इसकी शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी। और छोटा कर दूं तो ये 10 आ जाएगा। और छोटा कर दूं तो 10 से कम तो आ ही नहीं सकता। तो मैं Ctrl+Z करके यहाँ तक कर देता हूँ। ठीक है, डेट फंक्शंस में एक लास्ट चीज़ हमारी रह गई, वो है डेट वैल्यू। देखें जब कोई भी डेट जो आपको नज़र आ रही होती है ना, वो बेसिकली एक वैल्यू होती है। अब ये डेट है, ये डेट के फॉर्मेट पे हुई भी है, तो इसलिए डेट की तरीके से दिखा रहा है वो। अगर हम इसको सिलेक्ट करें और जनरल पे कर दें तो देखें ये है इसकी वैल्यू 43,022। जब ये डेट में कन्वर्ट होती है तो ये कुछ डिफरेंट पिक्चर दिखाती है, लेकिन एक्चुअली अंदर जो है ना वैल्यू वो है। तो अगर आपने कोई फॉर्मूला लगाना हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इक्वल्स टू इफ़ दिस सेल, अगर ये सेल बराबर हो 14 अक्टूबर 2017 के, तो यस दे दो, अदरवाइज़ नो दे दो। तो एक्चुअली तो ये सेल 14 अक्टूबर के बराबर है, तो येस आंसर आना चाहिए। लेकिन जब एंटर करूँगा तो नो आंसर आ जाएगा। इसलिए क्योंकि वो कहता है जब भी फॉर्मूला में कोई चीज़ कोई डेट सिलेक्ट करोगे ना आप, तो बराबर इसको डेट के नहीं कह सकते। ऐसे डेट मेंशन करेंगे तो वो फॉर्मूले से रीड ही नहीं कर पाएगा। तो फॉर्मूला में आप डेट मेंशन करना चाहते हो तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट करवाने के लिए इसको आपको डेट वैल्यू लिखना है और डेट वैल्यू के अंदर ब्रैकेट्स में ये डेट लिखनी है, फिर ये सही डिटेक्ट कर लेगा। बाद में समझे? तो डेट हमेशा जब भी किसी सेल से पिक होती है फॉर्मूला में, तो वो सिर्फ वैल्यू में कन्वर्ट हो के पिक हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशंस में आपको लगाना पड़ता है डेट वैल्यू का फॉर्मूला।
बस डेट वैल्यू का फॉर्मूला ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आपने लिखना है डेट वैल्यू और डेट का टेक्स्ट बता देना है। डेट क्या है, टेक्स्ट 14 अक्टूबर 2017 इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, एंटर। ये देखें ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ सिंपल से फंक्शंस हैं। आपको अगर ये जो मैं लॉजिक्स बीच में बता रहा हूँ ना, अगर ये नहीं भी आती समझ तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो फ्यूचर सिचुएशंस के हिसाब से बता रहा हूँ जो आएंगी। वैसे फंक्शंस ये बिल्कुल सिंपल है, जो लिखा हुआ है वही उससे रिलेटेड फंक्शन है, प्रॉपर गाइडेंस भी मौजूद है। तो ये सारे हैं हमारे जनाब डेट के फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइम के फंक्शंस। तो यहाँ तक करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जिस तरह डेट के फंक्शंस हैं, सेम उसी तरीके से कुछ टाइम के फंक्शंस भी हैं। जिस तरह करंट डेट सिस्टम में आ सकती है एक्सेल में, उसी तरीके से एक्सेल में करंट टाइम जो 5:02 अगर है तो ये भी हमारे पास आ सकता है। वो फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू नाउ का। नाउ हमने लिखा, टैब दबाया, इसमें भी कुछ नहीं लिखना होता, एंटर किया तो आपके पास करंट डेट और टाइम दोनों आ गए। अब अगर हम चाहते हैं कि डेट ना आए, सिर्फ टाइम आए, मैं इसको जूम कर देता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास डेट ना आए और सिर्फ टाइम आए, तो हम क्या करेंगे, और टाइम भी आए तो AM PM फॉर्मेट में, ये तो 24 आवर्स फॉर्मेट में है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करें और इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लें, फॉर्मेट सेल्स में चले जाएं। फॉर्मेट सेल्स में गए तो देखें डायरेक्टली ये कस्टम सिलेक्ट हुआ हुआ है। वो कह रहा है भाई मैं तो शो कर रहा हूँ जो फॉर्मेट है वो है डेट, मंथ और ईयर का, और साथ में मैं आवर्स और मिनट्स भी शो कर रहा हूँ। हम कहते हैं नहीं, सिर्फ आवर्स और मिनट शो करो, वो भी AM PM फॉर्मेट में, और ओके कर दिया। ये देखें 5:03 PM। अब ये तो अभी 5:04 PM है, 5:04 PM। तो हम F लेंगे ना, तो F9 से बेसिकली अपडेट होता है। ये देखें F9 से वैसे अपडेट होता है, आप F9 से अपडेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब इस टाइम में से अगर आपने सिर्फ आवर्स निकालने हैं कि जी आर कितने हो चुके, तो 5 निकालना है, अलहदा करना है, तो इक्वल्स टू, उसके लिए भी वही फॉर्मूला, जिस तरह आर आपने लिखा किस सीरियल नंबर में से, आपने कहा इस सीरियल नंबर में से। इसको ये सीरियल नंबर क्यों कहता है, क्योंकि इसको भी अगर हम जनरल पे करें ना तो ये टाइम भी ऐसा आ रहा होगा। Ctrl+G कर देता हूँ वापस। अच्छा, अब इसी में से आपने अगर मिनट्स निकालना है तो इक्वल्स टू मिनट का फॉर्मूला है। मिनट का फॉर्मूला लगा के हम इस डेट को सिलेक्ट करेंगे तो ये मिनट्स निकाल देगा। फिर इसी तरीके से अगर आपने सेकंड्स निकालने हैं, अलहदा करने हैं, तो ये सेकंड का फॉर्मूला है। डेट टाइम को सिलेक्ट करेंगे, ये सेकंड अलहदा कर देगा, ठीक है। फिर जिस तरह डेट को वापस कंबाइन किया जा सकता था आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के बिहाफ पे, तो इसी तरीके से टाइम भी वापस टाइम को कंबाइन कर देता है। टाइम का फॉर्मूला हमने लगाया और सबसे पहले वो कहता है आर बताओ। हम कहते हैं आवर्स इतने गुजर चुके हैं, मिनट्स इतने हैं और सेकंड्स इतने हैं। एंटर किया, ये देखिए 5 PM वापस टाइम हो गया। टाइम को भी वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से जैसे डेट वैल्यू में था। इक्वल्स टू टाइम वैल्यू, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, टाइम टेक्स्ट बताओ। हम कहते हैं टाइम टेक्स्ट ये है, कहते हैं सॉरी टाइम टेक्स्ट लिखना था। इक्वल्स टू टाइम वैल्यू, कहता है टाइम टेक्स्ट बताओ। हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में 5:06 PM। तो वो कहते हैं 71.25%। अगर हम इसको जनरल पे करें तो वो कह रहे हैं टाइम की वैल्यू ये है। अगर आप इसको नंबर में कन्वर्ट करो टाइम को तो वो ये बनता है। तो अगर आपने कोई भी नंबर या टाइम मैच करना है ना, या किसी फार्मूलाज में यूज़ करना है, तो आपको टाइम वैल्यू के अंदर रख के यूज़ करेंगे, तब टाइम कोई आंसर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जहन में रखनी है आपने।
अच्छा, इसमें टेक्स्ट, ये फॉर्मूला मिटा दें, टेक्स्ट इसमें नहीं निकाली जा सकती है, टेक्स्ट सिर्फ निकाली जा सकती है मंथ्स के नाम निकालने के लिए। तो ये हैं कुछ टाइम फंक्शंस, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरह ये देखें, करंट डेट में से मंथ, डे और ईयर अलहदा कर सकते थे, इसी तरीके से आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स भी अलहदा हो सकते हैं। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद हम टेक्स्ट फंक्शंस की तरफ आएंगे। अच्छा, डेट और टाइम से रिलेटेड तमाम फंक्शंस कंप्लीट हो गए। अब हम इसके ग्रुप को बंद कर देते हैं। माइनस का साइन मैंने दबाया तो ये देखें ये बंद हो गया। टेक्स्ट के फंक्शंस देखते हैं ज़रा, प्लस का साइन दबाया। अच्छा, टेक्स्ट के कुछ बड़े सिंपल से फंक्शंस हैं और बड़े मज़ेदार भी हैं। ये सिचुएशंस अक्सर आती रहती हैं। एग्जाम्पल टेक्स्ट में देखें, मैंने कुछ अजीबो गरीब सी एक टेक्स्ट लिखी है। ये अजीबो गरीब क्यों है? अब इसके सारे मसले जो है ना वो हमने हल करने हैं। क्या इस टेक्स्ट में आपको कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो मतलब अजीब हो? ठीक है, एक तो ये सारा मिक्स में लिखा हुआ है कि जी कुछ स्मॉल है कुछ कैपिटल है, पता ही नहीं चल रहा। एक ये भी इशू है कि इसमें स्पेसेस कुछ हद से ज़्यादा ही हैं। तो ये सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व हमने करने हैं। सबसे पहले तो अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस कट करनी है ना, तो इसका फॉर्मूला है ट्रिम। आपको इंडिविजुअली डिलीट करने में तो बहुत टाइम लगेगा, हम कहेंगे इक्वल्स टू ट्रिम कर दो इस टेक्स्ट के एक्स्ट्रा स्पेसेस को। तो एंटर जैसे ही आप करेंगे वो एक स्पेस छोड़ देगा जो नेसेसरी है। और बेशक इससे शुरू में भी कभी कभी स्पेसेस होती हैं, कभी एंड में ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, कभी बीच में होती हैं। वो सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस को ख़त्म करके आपके पास सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे बल्कि इसको यूज़ करना चाह रहे तो ये डिलीट करेंगे तो ये भी तो डिलीट हो जाएगा साथ में। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हम कंट्रोल जी करते हैं। हम कहते हैं जी पहले इसको फॉर्मूला इसमें से ख़त्म करना पड़ेगा, सिर्फ वैल्यूज़ रहने देनी है। तो हमने क्या डिस्कस किया था? फॉर्मूला क्या होता है पेज स्पेशल करने का? इक्वल्स टू कंट्रोल सी करते हैं जहाँ पर भी फॉर्मूला लगाया और ख़त्म करना है उसके बाद, और फिर ऑल्टरनेट ESV एंटर। ये मैं इसके साथ कमेंट लगा देता हूँ कि इसका शॉर्ट की क्या है। अच्छा, कमेंट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी एग्जिस्टिंग जो भी सेल में आपने कुछ लिखा है ना, और आप मज़ीद कुछ लिखना चाहते हो कि जी इसके पीछे ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया या ये कैलकुलेशन मैंने ऐसी बनाई है। कई दफ़ा क्या होता है कि सैलरी आप लिखना चाह रहे होते हैं कि जी इसकी सैलरी 14,000 इसलिए है क्योंकि इसकी सैलरी तो वैसे 25,000 थी, लेकिन हमने इसकी ये डिडक्शन की और उसने फिर ये कहा था, इसलिए हमने सारी इसकी 14,000 बनाई है। तो उसके साथ आपने कमेंट ऐसा डालना है कि जैसे ही मैं इस सेल पे क्लिक करूँ तो सारे कमेंट्स आ रहे हो। तो कमेंट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के रखें और F2 का बटन दबाएं। तो ये देखें कमेंट का वो एरिया आ जाता है। तो इसमें मैं लिखता हूँ जी पेज स्पेशल करने के लिए क्या करते हैं आप, कंट्रोल C, और मैं लिखता हूँ फर्स्ट कॉपी द टेक्स्ट टू, फिर मैं लिखता हूँ पेज स्पेशल एज वैल्यूज़ ओनली यूज़ ऑल्ट प्लस E प्लस S प्लस V 1 by 1। 2 दफ़ा एस्केप दबा के फिर हम इस कमेंट को हाइड कर सकते हैं। देखिए ना, ये कमेंट पूरा इंसर्ट हो गया। इसका साइज़ आप बड़ा भी कर सकते हैं। जब भी आपने इसको हाइड करना हो, लिख चुके हैं आप, तो 2 दफ़ा एस्केप दबा दें, डबल एस्केप दबा के ये हाइड हो जाएगा। अब जब दोबारा से देखना है ये, तो ये देखिए ये निशानी भी आ रही है कि ये रेड कलर का। अब जब भी मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे बनी ये वैल्यू, तो देखिए इस सेल के ऊपर जैसे ही आता हूँ ये कमेंट खोल के दिखा रहा होता है। अगर कमेंट को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप डिलीट कमेंट कर सकते हैं। एडिट करना है तो वापस शिफ्ट F2 दबाएं तो ये एडिट मोड में खुल जाएगा। हाइड करना है तो डबल एस्केप दबाएं, ये हाइड हो जाएगा। तो ये एक एडिशनल पॉइंट था जो मैंने आपको इसमें बताया। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जी इस टेक्स्ट का हर पहला लेटर कैपिटल में आए और बाकी सारे स्मॉल में आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं
इक्वल्स टू प्रॉपर का फंक्शन यूज़ करूँगा। प्रॉपर का मतलब है, टैब दबा देता हूँ, प्रॉपर का फंक्शन यूज़ करूँगा, एंटर दबाऊँगा तो ये देखिए ये कह रहा है जी फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर आपने ये सारे लेटर्स ये लोअर केस में करने, बल्कि मैं रीपोजीशन क्यों ना कर लूँ, इसको कट करके हम नीचे ले आते हैं, इसको कट करके हम ऊपर ले आते हैं और इसको भी दोबारा से कट करके ऊपर ले आते हैं। अगर हमने इस पूरे टेक्स्ट को अपर केस में करना है तो फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू अपर, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया तो देखिए ये सारे कैपिटल्स में हो जाएंगे। अगर हमने इस सब को लोअर में करना है तो इक्वल्स टू लोअर फॉर्मूला, और उसमें उसके बाद भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया, बस ये सारे लोअर केस में हो गए, दैट्स इट। अच्छा, अगर हम कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट इसमें ये सर्च करना चाह रहे हैं कि ये किस पोजीशन पे आ रही है, तो क्या करेंगे, बल्कि ये फॉर्मूला जो है ना मैं इसको फ़िलहाल दूसरे सेक्शन में रखता हूँ। ये देखते हैं पहले, प्रॉपर, अपर, लोअर, ये सारे हो गए। सर्च हम बाद में देखते हैं, पहले सब्सटीट्यूट आपको करवा देता हूँ। कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आपके पास जो फॉर्मूला या जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, उसमें आप कहते हैं यार जो मैं आगे फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहा हूँ उसमें तो सिर्फ अंडरस्कोर रीड हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो दिस स्पेस बैंड स्पेस रूल्स है, तो बेसिकली हमें दिस अंडरस्कोर बैंड अंडरस्कोर रूल्स करना था। तो आपने स्पेसेस को सब्सटीट्यूट करना है किसी और टेक्स्ट के साथ, तो फॉर्मूला यूज़ होगा इक्वल्स टू सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट में वो कहेगा किस टेक्स्ट को सब्सटीट्यूट करना है, हम कहते हैं इस टेक्स्ट के उसको, कॉमा कहता है अच्छा ओल्ड टेक्स्ट पहले कौन सी है जिसको हमने रिप्लेस करना है, हम कहते हैं जी पहले थी इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमस क्लोज, मतलब इन्वर्टेड कॉमस में स्पेस देके आप बता रहे हैं कि ओल्ड टेक्स्ट मेरी स्पेस थी, कॉमा। वो कहता है अच्छा अब कौन सी देनी है, तो हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमस अंडरस्कोर इन्वर्टेड कॉमस क्लोज, कि अब हमने अंडरस्कोर देना है। तो हमने सब्स्टिट्यूट में बेसिकली क्या कहा कि इस टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट के स्पेस ओल्ड टेक्स्ट को अंडरस्कोर न्यू टेक्स्ट से रिप्लेस कर दो, एंटर करें तो ये देखें इस तरीके से ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए। यहाँ तक आप कर लें, फिर हम टेक्स्ट के पार्ट 2 पर जाएंगे कि टेक्स्ट फंक्शंस के और क्या क्या कर सकते हैं आप। अच्छा, अब हमारे पास कुछ मज़ीद फंक्शंस हैं टेक्स्ट को स्प्लिट करने के लिए और उसमें से कुछ टेलर्स रिक्वायरमेंट निकालने के लिए। एक तो है सर्च का फंक्शन। बेसिकली सर्च का फंक्शन क्या करता है कि अगर आप कहते हो कि जी मुझे ये बता दो कि बैंड ये किस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इसमें कुछ स्पेसिफिक हैं, ये किस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है ये हमें पता चल जाए। इसका वैसे तो आप यूजेज सोच रहे होंगे कि जी ये निकालने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं आगे हम देखेंगे जिसमें ये सर्च फंक्शन बहुत ज़रूरी यूज़ होगा। तो इक्वल्स टू सर्च फंक्शन वो कहता है फाइंड किस टेक्स्ट को करना है, हम कहते हैं हमने देखना है बैंड कि किस पोजीशन पे आ रहा है, वो कहते हैं कहाँ पर देखना है, कॉमा लगा के देखें विद इन टेक्स्ट पूछ रहा है तो हमने कहा विद इन दिस टेक्स्ट देख लो, और स्टार्टिंग नंबर हमने नहीं देना कोई भी। तो सर्च में हमने सिर्फ लिखा कि यार बैंड ढूंढो कि इस टेक्स्ट में कहाँ पर आ रहा है। जैसे ही आप एंटर करेंगे वो कहेगा 6th कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, लिखा हुआ है दिस स्पेस, दिस और स्पेस कितने कैरेक्टर्स बन गए, दिस के 4 और स्पेस का 1, तो छठे कैरेक्टर से 5 कैरेक्टर्स के बाद छठे कैरेक्टर से बैंड स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो है सर्च का फंक्शन कि वो जो भी टेक्स्ट जिससे स्टार्ट हो रहा होता है वो बता देता है। अच्छा,
कभी कभी इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपके पास ये जो कोई भी टेक्स्ट है उसमें से आपने निकालना है लेफ़्ट वाली वैल्यू। यहाँ पर लिखा है दिस बैंड रूल्स, तो लेफ़्ट पे क्या लिखा है इस टेक्स्ट के, इस सेल के लेफ़्ट पे लिखा है दिस, तो हमने सिर्फ दिस निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू लेफ़्ट वो कहेगा किस टेक्स्ट में से निकालना है, हम कहते हैं जी इस टेक्स्ट में से, कॉमा वो कहते हैं कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का टेक्स्ट है जो निकालना है हमने, 4, तो हम लिखेंगे 4 कैरेक्टर्स का। तो देखिए ये दिस निकाल दिया इसने। अच्छा राइट पहले देख लेते हैं, राइट निकालना भी इसी तरीके से इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ राइट। अब अगर इसी टेक्स्ट में से मैंने राइट निकालना हो तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और कहूँगा कितने कैरेक्टर्स निकाल दो, 5 तो हो गए रूल्स के और 6 7 8, मैं कहता हूँ जी 8 कैरेक्टर्स हैं, तो इसने रूल्स निकाल दिया। अब हमने मिड निकालना है तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू मिड। मिड निकालना थोड़ा सा मसला है क्योंकि उसमें स्टार्टिंग नंबर नहीं पता होता। वो कहते हैं किस टेक्स्ट में से मिड निकालना चाहते हो, हम कहते हैं इसमें से। वो कहता है अच्छा जो कैरेक्टर आप निकालना चाह रहे हो वो किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो देखें सर्च का फंक्शन आ गया ना, कि जो सर्च ने नंबर निकाला है हम कहेंगे वो नंबर स्टार्टिंग नंबर है, कॉमा वो कहेगा अच्छा उस कैरेक्टर के बाद उस ये जो स्टार्टिंग नंबर है उसके बाद कितने कैरेक्टर्स निकालने। तो देखें बैंड में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4, उस समेत कितने कैरेक्टर्स निकालने, 4 कैरेक्टर्स। तो ये आ गया बैंड। दोबारा से मिड का फॉर्मूला एक दफ़ा देख लें, हम कहते हैं जी इस टेक्स्ट में से इस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग नंबर ये है, और उसके बाद के 4 कैरेक्टर्स निकाल दो, ये हमारा मिड है। तो ये हम बताएंगे तो ये मिड निकाल देगा। इस तरीके से आप टेक्स्ट को अलग-अलग कर सकते हो, डिफरेंट पोर्शंस में, अलग अलग सेल्स में उसको डेटा को लिख सकते हैं। अच्छा अगर इसी को कंबाइन करने की रिक्वायरमेंट आ जाए तो इसको कहते हैं कनकैटिनेट फंक्शन। 3 सेल्स के डेटा को आपने एक सेल में कंबाइन करना है तो इसको कहते हैं कनकैटिनेट, CON। ये कनकैटिनेट लिखा आ गया, मैं कहता हूँ टी टैब। सिंपल से सवाल करेगा टेक्स्ट 1 बताओ कॉमा, टेक्स्ट 2 बताओ कॉमा, टेक्स्ट 3 बताओ, एंटर। तो ये कंबाइन तो इसने कर दिया लेकिन स्पेसेस नहीं दी, तो दैट मीन्स कि इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट दे दिया आपने कहना था पहला टेक्स्ट है ये सेल, कॉमा दूसरा टेक्स्ट है स्पेस, फिर तीसरा टेक्स्ट है ये, कॉमा फिर है स्पेस, फिर है ये टेक्स्ट। तो हमने कहा दिस सेल एंड स्पेस, दिस सेल कॉमा स्पेस, फिर दिस सेल कॉमा स्पेस, फिर दिस सेल कॉमा स्पेस। इस तरीके से आप कनकैटिनेट कर सकते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, वो क्या है कि आप कनकैटिनेट का फंक्शन ना यूज़ करो, आप एंड का फंक्शन यूज़ कर लो। हमने जब भी किसी सेल को सेल से जोड़ना हो या टेक्स्ट को टेक्स्ट से जोड़ना हो, हम क्या करेंगे एंड का फंक्शन लगाएंगे। और ज़्यादातर कनकैटिनेट यूज़ नहीं होता, कनकैटिनेट और ये एक ही चीज़ है एक्चुअली। हम कहते हैं जी 3 सेल्स को जोड़ना है तो हम कहते हैं इक्वल्स टू इस सेल को एंड स्पेस, एंड इस सेल को एंड स्पेस, उसके बाद स्पेस, और इस सेल को आपस में जोड़ दो। तो मैंने कहा इस सेल को जोड़ो और स्पेस दो, फिर इस सेल को जोड़ो और स्पेस दो, और फिर इस सेल को जोड़ो और स्पेस दो। हर सेल के बाद एंड लगेगा, फिर स्पेस लगेगा, फिर स्पेस क्योंकि दिया था तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाद भी एंड लगेगा, फिर मतलब हर चीज़ को जिस भी चीज़ से जोड़ना है आपने एंड लगाते जाना है। एक दफ़ा दोबारा से देखते हैं, जब भी आपने ये 3 कैरेक्टर्स को फॉर एग्जांपल मैंने जोड़ना है तो मैं कहूँगा इक्वल्स टू दिस सेल एंड स्पेस एंड दिस सेल एंड स्पेस एंड दिस सेल, इन तीनों को जोड़ दो। तो ये तीनों को जोड़ देगा इस तरीके से। ठीक है जी। अच्छा एग्जैक्ट फंक्शन मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं चाहिए मुझे, और बल्कि इस सेल को डिलीट ही कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करके अगर मैं डिलीट करूँ तो वो कह रहा है जी इंटायर रो तो नहीं डिलीट करनी, इंटायर रो नहीं डिलीट करनी क्योंकि पीछे हो सकता है कोई डाटा हो। हमने तो सिर्फ करना है शिफ्ट सेल्स अप,
पीछे के ये जो इससे नीचे रिजल्ट्स हैं ये ऊपर आ जाएं, तो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक्सेल में ये भी फंक्शंस हैं कि आपके एक सेल में जितना भी डेटा लिखा हुआ है उन कैरेक्टर्स की जितनी टोटल लेंथ है इंक्लूडिंग स्पेसेस वो आपको बता सकता है। मैं लिखता हूँ =LEN का फॉर्मूला, टैब दबाता हूँ और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा तो वो ये बता देगा 18 कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस। मैंने क्या किया, =लेंथ लिखा, बस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसने टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स मुझे बता दिए। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आप तसल्ली से इसको बार बार वीडियो को आगे पीछे करके जिस तरह से भी आप ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं इसको देख लें अच्छी तरीके से, इसको घोल के समझ लें, पी लें, और उसके बाद जो है वो हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिपेंड करता है कि कौन कौन सी सिचुएशन है, उस हिसाब से इन फंक्शंस को इनके प्रॉपर जगहों पे यूज़ करना सीखेंगे। तो यहाँ तक करें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट शीट पे हमारे पास है एम्प्लॉयज़ इन्फो। ये रीजन वाइज एम्प्लॉयज़ हैं जिनका कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास है एम्प्लॉई आईडी और कुछ उनकी ज्वाइनिंग डेट्स हैं, उससे रिलेटेड उनके नेम्स हैं, लोकेशन उनकी क्या है और डेजिग्नेशन क्या है, और ग्रॉस सैलरी उनकी है। और ग्रॉस सैलरी जिस डिपार्टमेंट के हिसाब से, जिस लोकेशन में हमें टोटल जितनी जितनी सैलरीज देनी पड़ रही हैं, ये हमने टोटल निकाला हुआ है। और टोटल किस फार्मूला से निकाला हुआ है, सब टोटल का खुद से फार्मूला लगाया भी जा सकता है और ऑटोमेटिकली भी अप्लाई हो सकता है। तो इन्होंने क्योंकि मैनुअली लगाया हुआ है इसलिए ग्रुप्स भी साथ में नहीं आ रहे, लेकिन अगर मैनुअल भी लगा लें तो रिमूव करने का सेम ही तरीका है। मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। पूरी शीट को हम सिलेक्ट करते थे सब टोटल रिमूव करने के लिए, और डेटा में गए, सब टोटल में गए, एरर को इग्नोर करके ओके किया हमने और रिमूव ऑल कर दिया, तो ये सारे सब टोटल्स ख़त्म हो गए। ठीक है, अब अगर हमने लोकेशन वाइज ख़ुद से टोटल निकालना होता, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर ये सब कुछ ऑल्टरनेट HSF करके मैंने फ़िल्टर्स लगाए, एम्प्लॉय में जाके मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसको अरेंज कर देता हूँ, तो अब देखें लोकेशन वाइज ये डेटा अरेंज नहीं है और लोकेशन वाइज हमने टोटल निकालना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को लोकेशन वाइज करेंगे सॉर्ट, A to Z ही इसमें चलेगा, इसमें कोई कस्टम लिस्ट से लिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर रूल क्या है सब टोटल लगाने का कि जी इंक्लूडिंग हेडिंग्स, डेटा की सिर्फ हेडिंग्स, ये ऊपर वाली किसी काम की नहीं है। हमने डेटा की हेडिंग्स लेके कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन करना है, सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। जब सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा तो हम जाएंगे जनाब डेटा के टैब में, डेटा के टैब में हम कहेंगे सब टोटल हमने अप्लाई करना है। किसके हिसाब से, एट ईच चेंज इन, मतलब कि क्या बदले तो क्या करें। हम कहते हैं जब भी लोकेशन चेंज हो तो सम करो, किस चीज़ का, ग्रॉस सैलरी का, बस दैट्स इट, ओके करें तो बिल्कुल वही रिज़ल्ट्स आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली ये सारे सब टोटल्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो था एक सवाल, इसको ख़त्म कर देते हैं। बेसिकली हमने इसमें क्या निकालना है, इन एम्प्लॉयज़ की एक स्पेसिफिक ज्वाइनिंग डेट है, इनको कितना अरसा हो गया कंपनी में काम करते हुए। हमने इसके लिए एक नई फील्ड बनानी है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ एक नया कॉलम, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपने निकाल लें। EXP लिख देता हूँ, ज़रा छोटी हो जाएगी, एक्सपीरियंस। ठीक है, हमने क्या करना है, एग्जैक्टली कितने साल, कितने महीने और कितने दिन आपको हो चुके इस कंपनी में, तो वो आपने सिस्टम डेट के हिसाब से मैच करके बताना है। और ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जो कि सिस्टम डेट के हिसाब से खुद ही अपडेट होता रहे। अब फॉर एग्जांपल किसी ने 2001 में ज्वाइन किया था और वो अभी तक एम्प्लॉय है हमारी कंपनी का, तो अभी चल रही है 2017, जैसे ही 2018 आएगा तो उसका खुद ब खुद एक्सपीरियंस भी बढ़ना चाहिए, मतलब कि क्लॉक के साथ ये सारा कुछ रिलेटेड होगा। अब इसके लिए जब भी आपने दो डेट्स का डिफरेंस निकालना होता है ना, मैं इसको जूम करके बताता हूँ आपको, जब भी दो डेट्स का डिफरेंस निकालना होता है तो एक फॉर्मूला है डेटेड इफ़ का, ये हिडन फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू डेटेड। ये देखिए डेटेड मैंने लिखा कुछ भी नहीं आ रहा, इफ़ लिखा कुछ भी नहीं आ रहा। जब ब्रैकेट ओपन करूँगा ना तो ये छोटा सा
इशारा आएगा कि ये हिडन फार्मूला अवेलेबल है। और आप देख सकें इसका कोई सेंटेक्स भी नहीं है, मतलब ऐसा वो लगाने का तरीका नहीं बता रहा। तो इसका सेंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ कि लगाने का तरीका क्या है। डेटेड इफ़ दो डेट्स के दरमियान का डिफरेंस निकालता है, चाहे तो आप मंथ्स में निकाल लें उसको, चाहे तो कंप्लीटेड ईयर्स के बाद मंथ्स में निकाल लें, चाहे तो ईयर्स में निकाल लें, चाहे तो डेज़ में निकाल लें। तो सबसे पहले वो पूछता है कि जी स्टार्ट डेट क्या थी। स्टार्ट डेट का मतलब है आपकी ज्वाइनिंग डेट। हम कहते हैं इस डेट पे एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था। टू आज की डेट, इस डेट पे एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया हुआ था, कॉमा एंड डेट। एंड डेट का मतलब है कि आपने किस डेट तक की उसकी ईयर्स के एक्सपीरियंस निकालना है। तो हमने तो सिस्टम डेट को रिलेट करना है इससे। तो मैंने आपको तरीका बताया था अभी पिछली असाइनमेंट में कि सिस्टम डेट को एक्सेल में लाने का क्या तरीका है। टुडे का फंक्शन, टुडे, और ये ब्रैकेट अब क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने मज़ीद एक चीज़ लगानी है। डेटेड इफ़ का फॉर्मूला कहता है पहले स्टार्ट डेट बताओ। हमने कहा स्टार्ट डेट तो थी जब वो स्टार्ट हुआ था, मतलब ज्वाइनिंग डेट उसकी। और टुडे की डेट है जो सिस्टम में या विंडोज़ में जो आज की डेट आ रही है, कॉमा। वो कहता है ये तो दो डेट्स का डिफरेंस है, आपने इन दो डेट्स में से क्या निकालने सिर्फ। तो हम कहते हैं जी ईयर्स। तो इन्वर्टेड कॉमास में आपको वाई लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप कर देंगे एंटर। वो कह रहे हैं ब्रैकेट एंड में क्लोज नहीं हुई, तो क्या मैं कर दूं? यस कर देते हैं। अच्छा ये डेट ईयर्स एक्सपीरियंस आया तो है, लेकिन ये डेट जैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि फॉर्मूला या फॉर्मेट जो है ना वो डेट का लगा हुआ है। हम इसको जनरल पे कर देते हैं। तो ये देखिए 15 ईयर्स हो गए, डबल क्लिक करें तो इस तरीके से आप सबका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि जी इतने ईयर्स और इतने मंथ्स हो गए, इसके हिसाब से आपने एक्सपीरियंस निकालना, तो होगा क्या, आप लगाएंगे एंड, फिर दोबारा लगाएंगे डेटेड इफ़। नहीं बल्कि हम कहते हैं जी 15 ईयर्स लिखा हुआ है, 15 सिर्फ लिखा हुआ है ना, 15 ईयर्स लिखा आना चाहिए। तो आपने जो भी एग्जिस्टिंग फार्मूला लगाया ना उस सेल पे क्लिक करेंगे और उसको ओपन करके हम एंड का फार्मूला लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स में आगे स्पेस दे के लिख देंगे ईयर्स और एंड में भी स्पेस दे देंगे। तो देखिए ये 15 ईयर्स हो गया। अब देखें कंकैटिनेट का फंक्शन भी काम आ गया ना यहाँ पर, कि हमने कहा था कि जी किसी भी फॉर्मूले को किसी टेक्स्ट से जोड़ना हो या किसी भी फॉर्मूले को किसी फॉर्मूले से जोड़ना हो तो एंड का फॉर्मूला यूज़ होता है। तो आपको मैं साथ में बेसिकली रिलेशन बता रहा हूँ कि जो हमने पीछे फंक्शन सीखे उसकी किस किस तरीके से इम्प्लीकेशन हो सकती है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, और भी बहुत सारी जगहों पे ये अप्लाई होता है। अच्छा 15 ईयर्स। अब मैं दोबारा से कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि जॉइनिंग डेट से लेके आज तक इसके तकरीबन साल तो इतने हो गए, लेकिन ये तो साल पूरे पूरे हैं ना, कुछ साल और कुछ महीने भी तो हुए होंगे। मतलब अगर आपकी एज है जिस तरह, तो आप कह सकते हैं जी मैं 26 ईयर्स और 6 मंथ्स का हूँ। इसी तरह जॉइनिंग डेट से लेके आज तक हो सकता है आपको 5 साल और 3 महीने हुए हों। तो इसका मतलब है कि ईयर्स के बाद हम दोबारा से एंड लगाएंगे, क्योंकि दोबारा फॉर्मूला यूज़ करना होगा तो एंड लगाना पड़ेगा आपको। एंड डेटेड इफ़ दोबारा से लगाया, सेम उसी तरीके से सेंटेक्स दोबारा देंगे हम कहेंगे जी ज्वाइनिंग डेट उसकी ये थी और आज तक का डिफरेंस निकालना है तो टुडे, और अब कॉमा फॉर्मेट हम निकालना क्या चाहते हैं, अब मंथ्स निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ मंथ्स लिखूंगा ना तो वो पता है क्या करेगा, वो ज्वाइनिंग डेट से लेके आज तक जितने भी महीने गुजर चुके हैं वो सबको दिखा देगा। लेकिन हम चाहते हैं ऐसा ना हो, बल्कि कंप्लीटेड ईयर्स के बाद वाले मंथ्स दिखाएं। तो आप लिखेंगे वाई कंप्लीटेड और एम, वाई के बाद वाले मंथ्स, मतलब ईयर्स के बाद वाले मंथ्स सिर्फ दिखाए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करते हैं और आगे लिखेंगे एंड
मतलब ये तो मंथ्स आ रहे हैं ना अभी तक, बल्कि आपको एंटर करके दिखाता हूँ यहाँ तक। वो कह रहे हैं एंड में ब्रैकेट क्लोज नहीं की, यस करके देखें। 15 ईयर्स 9 मंथ्स, तो हमने 9, अब ये देखें ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। हम कहते हैं जी एंड, और उसके आगे मंथ्स लिखा होना चाहिए ना, वो सही नहीं लग रहा, वरना मंथ्स को गैप के साथ लिखना है। अगर गैप के साथ नहीं लिखेंगे तो वो बिल्कुल उसके साथ जुड़ जाएगा। खुल के दिखाई देता हूँ आपको, ये देखिए 9 मंथ्स साथ ही जुड़ गया ना। तो ये मंथ्स में गैप देने का तरीका क्या है कि आप मंथ्स की इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही गैप दे दें। 15 ईयर्स 9 मंथ्स। अगर आप ईयर्स एंड 9 मंथ्स देना चाहते थे तो आपने ईयर्स के शुरू में भी गैप दिया, एंड में भी गैप दिया, लेकिन साथ में एंड भी दे सकते हैं आप। तो ये देखें 15 ईयर्स एंड 9 मंथ्स हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा इफेक्टिव फार्मूला है एज कैलकुलेट करने के लिए, टाइम पीरियड जितना गुजर गया उसके लिए, ये बहुत सारी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। तो इसमें बेसिकली हमने ये देखा कि किस तरीके से आप पुराने जो ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं उसको और दूसरे फार्मूलाज को यूज़ करके एक इफ़ेक्टिव फार्मूला बना सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फार्मूला है, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें और फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इस असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे, डेटा फ़िल्टर्स की असाइनमेंट है। अक्सर जब लोग डेटा एंटर कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ स्पेसेस वैसे भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, इसलिए जो है वो स्पेस रह जाती है। लेकिन जो स्पेसेस होती हैं वो एक्सेल में समझ लें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें डेटा सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम आता है। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको बताया था शुरू में कि आप एक कंटिन्यूस सीरीज़ ऑफ डेटा, आप एक सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके नीचे तक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लैंक्स होंगी तो वो भी नहीं सिलेक्ट होंगी। प्लस डेटा में फ़िल्टर्स लगाने में भी प्रॉब्लम होता है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्लैंक्स आपको रिमूव कर देनी चाहिए। लेकिन जब हम डेटा देखते हैं तो ब्लैंक्स तो बीच बीच में हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, और फिर इस तरह आगे आती जा रही हैं। तो ब्लैंक्स इकट्ठी सारी रिमूव करने का क्या तरीका है? कई दफ़ा डेटा जब आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो उसका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ही ऐसा होता है कि उसमें गैप्स होते हैं, और वो गैप्स हमें रिड्यूस मतलब ख़त्म करने होते हैं ताकि हमारे फ़िल्टर्स और फार्मूलाज प्रॉपर्ली लग सकें। इसको डेटा क्लीनिंग भी कहते हैं एक्सेल में। तो क्या करें इस तरह की सिचुएशन में? एक एक करके तो ब्लैंक्स अगर हम निकालते रहें तो फिर तो अगर 100 ब्लैंक्स होंगी तो 100 दफ़ा हम पूरी रो को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। नहीं, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम की फ़र्स्ट रो, किसी भी एक कॉलम की फ़र्स्ट सेल को आपने सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब देखें जब भी मैं डाउन दबाता हूँ ये एक दफ़ा रुकता है, लेकिन मैं दोबारा से डाउन दबाऊंगा तो नीचे जाएगा, फिर दोबारा से डाउन दबाऊंगा तो ये नेक्स्ट ब्लैंक पे रुकेगा। तो इस तरह आप डाउन दबाते जाएं जब तक बिल्कुल नीचे तक ना आ जाए। जब बिल्कुल एंड पे आ जाए, देखें ये बहुत ही एंड पे आ गया, तो हम एक दफ़ा दोबारा से अप कर देते हैं, अप एरो की दबा देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये सारा डेटा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ। अब हमने इसमें से ब्लैंक सिलेक्ट करनी है सिर्फ। तमाम ब्लैंक्स जब सिलेक्ट हो जाएंगी तो उनको डिलीट करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन ब्लैंक सिलेक्ट कैसे की जाए, उसके लिए आप होम टैब पे जाएंगे, फाइंड एंड सिलेक्ट में एक ऑप्शन है गो टू स्पेशल का। या तो आप गो टू स्पेशल यहाँ से जा सकते हैं, ये देखिए यहाँ से भी ये ऑप्शन आ गए, या फिर कंट्रोल जी डायरेक्टली दबा दें, कंट्रोल जी, और उसके बाद आप स्पेशल पे क्लिक कर दें तो ये आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं सिलेक्ट क्या करना चाहते हैं आप। हम कहते हैं हम तमाम ब्लैंक सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने ब्लैंक सिलेक्ट की, ये देखें तमाम डेटा में जितनी भी ब्लैंक्स थी वो सारी सिलेक्ट हो गई। अब हम किसी भी सेल पे जो भी ब्लैंक सिलेक्टेड हुआ है हम राइट क्लिक करते हैं और हम कहते हैं यार डिलीट कर दो। वो कहता है क्या डिलीट करके शिफ्ट सेल्स अप करने, मतलब वो कहता है कि आप बाकी डेटा वैसे ही छोड़ के सिर्फ इस सेल को ऊपर ले आओ। नहीं, इससे तो डेटा ही हिल जाएगा कि मतलब अगर ये सेल ऊपर आ गया और उसका डेटा नीचे ही रहा, तो ये नहीं करना। हमने क्या करना है, इस सेल से रिलेटेड जितनी भी पूरी रो है, इंटायर रो को हमने क्लियर करना है। हम कहते हैं सेल अगर ब्लैंक एक सिलेक्टेड है तो उससे रिलेटेड पूरी रो को ही उड़ा दो। तो इंटायर रो पे हमने क्लिक करके
ओके कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लैंक्स रिमूव होती हैं। ज़रा दोबारा से एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ। ब्लैंक्स रिमूव करने के लिए आपने किसी भी कॉलम के फर्स्ट सेल पे आना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन डाउन तब तक दबाते रहना जब तक नीचे तक ना आ जाए। जब नीचे एक दफ़ा आ जाए तो अप एरो की वापस दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड ही रखना है। और उसके बाद हमने कहीं इसमें रह के कंट्रोल जी दबाना है, स्पेशल में जाना है, ब्लैंक सिलेक्ट करनी है, ओके करना है, और किसी भी ब्लैंक को जो भी सिलेक्टेड है उस पर राइट क्लिक करना है, डिलीट करना है। वो कहेगा शिफ्ट सेल्स अब तो नहीं करना, हम कहेंगे नहीं, इसके हिसाब से पूरी रो को डिलीट कर दो। ओके किया, ये सारा डेटा ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आगे आपको सिचुएशंस इस तरह की आ सकती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जिसमें आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं।